अभी हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे चैप्टर की, यानी कि जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था बिलियन, तो हमने अभी तक जो बात की थी, हमने बात की थी सांद्रता की। ठीक, साथ में हमने बात की थी कि सांद्रता के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे हमने बात की थी भार प्रतिशत की। उसके बाद हम पहुँचे थे मोल अंश पर, और हमने मोल्स अंश के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं मोल। ऑलराइट, देन हमने बात की थी इसके बाद जिसको हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ठीक, फिर हमने बात की थी मोललता की, और इसी के साथ बात की थी मोलरता की। ठीक, इन दोनों टर्म्स की हमने बात कर ली थी। अभी जो हम बात करने वाले हैं इस आगे वाले ऑप्शंस की, जो कि इन ये जितनी भी चीज़ें अभी यहाँ तक हमने यूज़ की है, इन सबको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाएगा या उपयोग किया जाएगा इसके आगे वाले जितनी भी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है विलेयता। विलेयता का मतलब आप सीधे शब्दों में ये समझ लो, सपोज करें कि आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हमने डाल रखा है वाटर। इसमें वाटर है पहले से। अब मैंने मान लिया कि वाटर 1 लीटर था, सपोज कर लें। अब इसमें जो भी मैं जैसे शुगर ऐड करना शुरू करता हूँ, यानी कि चीनी ऐड करता हूँ, और ये 250 ग्राम शुगर इसके अंदर ऐड हो गई रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे तुमको याद रखना है कि रूम टेम्परेचर पर ये कंडीशन हुई है। तो जितनी भी शुगर इसमें ऐड हुई है वो कितनी है, 250। यही इसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिबिलिटी। यानी कि अमाउंट ऑफ किसी भी चीज़ की जितनी भी मात्रा किसी दूसरे पदार्थ के अंदर, यानी कि जिसको हम विलायक कह रहे हैं, उसमें जो घुल जाए, नॉर्मल जो हमारी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं प्राकृतिक, उसके प्रेजेंस में वही कहलाती है उसकी विलायता। तो क्या है, किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा को कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट किसकी, विलेय की, जो किसी विलायक में घुल जाती है जब तापमान और जो दाब है वो सेम रहना चाहिए। यानी कि तापमान जो आपका टेम्परेचर होगा, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस प्रेशर क्या हो, दोनों ही कांस्टेंट रहे, तब हम बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रही है, विलेयता हो रही है। यानी कि यही क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी उसकी। तो किसी भी अधिकतम अमाउंट, किसी भी निश्चित अमाउंट जो हमने विलायक के लिए रखी है, जैसे कि यहाँ पे 1 लीटर ले रखा था, और इसके जितनी भी अमाउंट उसमें डिजॉल्व होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी हमेशा, उसी को हम विलायता बोलते हैं। अब विलायता के अंदर 2-3 चीज़ें हैं, जैसे ठोसों की द्रवों में विलेयता के बारे में बात करते हैं। यानी कि अगर हम कोई सॉलिड लें और उसको डिजॉल्व करें, कोई सॉलिड मतलब ठोस, ठोस को घोल देते हैं हम, घोलते हैं किसी द्रव में। आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे NaCl का, जानते हैं ना आप इसको, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड, जैसे ये नाम तो हम एटलीस्ट इंग्लिश में लिख ही सकते हैं। ठीक, तो सपोज करें कि आपके पास जो विलायक हैं वो दो हैं, विलायक हैं दो। एक विलायक है आपके पास जल, और दूसरा विलायक है आपके पास बेंजीन। इंग्लिश में लिखता हूँ मैं, बेंजीन। ठीक, अब आपके पास विलेय कितने हैं, तो आपके पास लेट्स से विलेय हैं दो, एक विलेय इधर ले लेते हैं और एक विलेय इधर ले लेते हैं। इधर है आपके पास यही NaCl, और इधर से है आपके पास नेफ्थलीन। ठीक, नेफ्थलीन वही बॉल्स होती हैं जो कपड़ों में रखी जाती हैं, अलमारी वगैरह में, दीमक से बचाने के लिए। तो नेफ्थलीन बॉल्स के नाम से आता है। आप जब नेफ्थलीन को डिसॉल्व करोगे बेंजीन में और जल में, तो आप देखेंगे कि बेंजीन के अंदर तो ये डिसॉल्व हो गई, लेकिन जल के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होती, यानी कि नहीं घुलती है, आघुलनशील हो जाती है, आघुलनशील रहती है।
यहाँ पे क्या है, ये घुलनशील है। अब यही चीज़ आप सोडियम क्लोराइड के साथ देखो, जैसे आप सोडियम क्लोराइड को जब डिसॉल्व करते हो तो ये जल में घुलनशील होता है और ये यहाँ पर अघुलनशील होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये जो है ये एक, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ वाला जो हमारा जो जल है, ठीक, जल जो होता है ये एक ऐसा विलय है जो कि ध्रुवीय है। कैसा विलय है? ध्रुवीय, जिसको बोलते हैं हम पोलर। और ये हमारा अध्रुवीय है, यानी कि जो बेंजीन है वो हमारा अध्रुवीय है, जिसको बोलते हैं नॉन पोलर। अब अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक। और ये जो है ये हमारा वही नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय है, ठीक। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई देखो, जो अध्रुवीय है वो अध्रुवियों में घुलते हैं और जो आयनिक या फिर ध्रुवीय हैं वो ध्रुवीय में घुलेंगे। तो यानी कि एक तरीके से हम बोलेंगे कि जो हमारे आयोनिक होते हैं और जो ध्रुवीय होते हैं वो घुलनशील हैं, शील हैं ध्रुवीय विलायकों में, ठीक। ऐसे ही वाइस वर्सा क्या होगा, जो अध्रुवीय कंपाउंड हैं, अध्रुवीय पदार्थ हैं, वो घुलनशील है अध्रुवीय विलायक में। बात आई समझ में? तो यहाँ तक एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि देखो भैया, जो समान प्रकार के होते हैं वो समान प्रकार की चीज़ों में घुलते हैं, यानी कि एक तरीके से इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जो चीज़ जैसी होगी वो उसी तरह की चीज़ों में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह की चीज़ें जो भी होंगी उन्हीं के अंदर उसको डिसॉल्व होना है, उसके अलावा वो दूसरी चीज़ों में डिसॉल्व नहीं होती, ये याद रखना है तुमको, ठीक। तो ध्रुवीय ध्रुवियों में घुलेगा और अध्रुवीय अध्रुवियों में घुलेगा। ऑलराइट, अब अगला पॉइंट क्या आता है यहाँ पर जो समझने का है, ये कह रहे हैं कि भाई कोई ठोस विलय है, ठीक, और द्रव विलायक में जब डाला जाएगा तो ये घुलने को, जो घुलने वाली क्रिया होती है उसे बोलते हैं विलीनीकरण, ठीक। तो वो घुलता है, इससे विलयन में उसकी सांद्रता क्या होती जाएगी, विलायक की सांद्रता बढ़ती जाएगी, यानी कि धीरे धीरे उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। विलयन में कुछ विलय के कण ठोस के विलय के कण के साथ संगठित करके विलयन से अलग हो जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे क्या होता है, जैसे सपोज करो कि हमने ये कोई, लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट, ये हमारे पास कोई कंटेनर है ऐसा, इसमें ये वाटर है। अब मैं ये कोई चीज़ डाल रहा हूँ, ये जो भी चीज़ है मैंने इसके अंदर डाला, तो सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ पर ब्रेक करेगा यानी कि घुलेगा, घुलना शुरू कर देगा। अब जैसे ये घुलता जाएगा धीरे धीरे क्या होगी, इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब जब मात्रा इसकी बढ़ेगी तो जो इसमें पहले से जो जगहें स्पेसिस खाली थे जहाँ पर ये जाकर फिट बैठ रहा था, यानी कि यहाँ पे एक प्रॉपर जगह बनी रहती है जिनको बोलते हैं अंतरा आणविक अंतराल, ठीक, या इंग्लिश में बोलेंगे अंतरा आणविक स्पेस, ठीक। तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस, तो इसके बीच में भी क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। इसी स्पेस के पास क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जाएंगे और ये बैठ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे। अब कुछ देर में क्या होगा, इसके घुलते रहने की वजह से ये मॉलिक्यूल की जितनी भी जगहें हुई सब की सब क्या हो गई, कंप्लीटली फुल हो गई। और जब ये सब की सब फुल हो जाती हैं तो जो भी फर्दर मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व होगा वो अब उन जगहों पर जाकर जो पहले से अवेलेबल हैं उनको निकालना शुरू कर देगा,
और वो सब के सब क्या करेंगे, बॉटम पे जो कंटेनर है हमारा उसकी बॉटम पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक। और जिस सोल्यूशन के अंदर ऐसी प्रोसेस आ जाती है, ठीक, कि वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम संतृप्त सोल्यूशन या संतृप्त विलयन। ठीक। जिसमें लगातार चीज़ें डिसॉल्व होती रहे उनको बोलते हैं असंतृप्त। ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है कि पहले तो चीज़ें घुलती हैं, यानी कि विलय विलायक आपस में मिलके विलयन बनाते हैं, और धीरे धीरे ये प्रोसेस उल्टी होने लगती है, फिर विलयन के अंदर ही चीज़ें विलायक अलग होता जाता है और विलय अलग होता जाता है, और यहाँ पर एक साम्य आ जाता है। साम्य की स्थिति में क्या होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है या सांद्रता है वो स्थिर हो जाएगी, यानी कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा, जब तक कि आप कोई कंडीशन चेंज ना कर दो। कंडीशन कैसे, जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा दो घटा दो, या फिर प्रेशर को बढ़ा दो घटा दो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम करेगा टेम्परेचर, क्योंकि सॉलिड के केस में या ठोसों के केस में कभी भी प्रेशर काम नहीं करता। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तापों का प्रभाव। ठीक। जैसे प्रोसेस जो डिसोल्यूशन होता है ये एक तरीके से घुलना या विलेयता दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। ऐसी क्रियाएं जिसके अंदर ऊष्मा शोषित होती हो, यानी कि ऊष्मा को एक तरीके से एब्जॉर्ब किया जाए, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो। इसको दिखाते कैसे, डेल्टा, यहाँ पे है आपका जो भी सोल्यूशन H ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से। और एक होती हैं जिनको बोलते हैं ऊष्मा छेपी, छेपी, इनको ऑल्सो बोला जाता है एक्सोथर्मिक। इस तरह की प्रोसेस से जो ऊष्मा है वो सिस्टम के बाहर जाती है, यानी कि सिस्टम की एनर्जी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिस्टम मतलब है, मेरा मतलब है जो सोल्यूशन है उसके बाहर। ठीक। तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। ये दो तरह की होती है। अब अगर हम यहीं पे बात करें तो ले शैतले के अकॉर्डिंग के अनुसार कि अगर तुम क्या करते हो कि किसी ऐसी अभिक्रिया में कोई एक भी फैक्टर है, यानी कि एक भी चीज़ बदलते हो आप, फैक्टर को चेंज करोगे, फैक्टर चेंज करोगे, और चेंज कौन से वाला कर रहे हैं हम अभी, टेम्परेचर को। तो जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो घुलनशीलता है, शीलता, या फिर इसी को हमने नाम दे दिया एक तरीके से विलेयता, भी बढ़ जाती है। जबकि कि अगर प्रोसेस कैसी हो, यानी कि जो विलेयता है वो एक्सोथर्मिक हो, इस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो विलेयता होगी वो घट जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर समझ सकते हो। ठीक। ऊष्मा छेपी ये इसका पॉइंट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घुलनशीलता या विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऐसी ऊष्मा शोषी, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती है, घट जाती है। ठीक है। फैक्टर कौन सा है, फैक्टर है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर। ली शैतली ने बोला था कि अगर तुम कोई अभिक्रिया के अंदर कोई चेंज करते हो तो जिस तरफ वो कम उस चीज़ की कमी होगी प्रोसेस उसी तरफ चली जाएगी। ठीक। तो यहाँ पर कमी क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर की कमी है, क्योंकि सिस्टम जो सोल्यूशन है हमारा ठंडा हो रहा है। ठंडा होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर ये ठंडा हो रहा था। ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ तो पहले से ज़्यादा था, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि यहाँ पर विलेयता घट जाएगी। अगर हम बात करते हैं दाब के प्रभाव से, तो दाब के प्रभाव में क्या होता है कि दाब का ठोसों की विलेयता पर कोई खास असर पड़ता नहीं है। ठीक। इसलिए यहाँ पर क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं
कि जो ठोस होते हैं, ठोस और द्रव होते हैं, ठोस व द्रव, इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। और अगर करते भी हैं तो बहुत कम, यानी कि ये क्यों होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। तो दैट्स वाई यहाँ पर दाब का एज सच कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं गैसों की द्रवों में विलयता के बारे में।